संस्कृत की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत भाषा में संधि के विषय में। संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। इसे विस्तार में समझें तो संधि शब्द का अर्थ होता है मिलाना। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम जमा तोष बनेगा रूप संतोष, देव जमा इंद्र तो रूप बनेगा देवेंद्र, भानु जमा उदया बन जाएगा रूप भानुदया। इस प्रकार से संधि के तीन भेद हो जाते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। स्वर अर्थात अच संधि की परिभाषा: दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अथवा जब स्वर के साथ स्वर वर्णों का मेल होता है तब उस परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे नदी जमा ईशः, यहाँ पर द में बड़ी ई है और सामने भी ईशः में बड़ी ई है। दोनों ई के मिलने पर एक ई बन जाएगी। ये दोनों स्वर हैं, इसलिए इस संधि को स्वर संधि कहेंगे। संस्कृत में संधियाँ तीन प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम यहाँ स्वर संधि अर्थात अच संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं स्वर संधि के भेदों के बारे में। संस्कृत व्याकरण में 8 प्रकार की स्वर संधियों का अध्ययन किया जाता है, जो इस प्रकार से हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रतिभाव संधि। ये 8 प्रकार की संधियां हैं। इनमें से जो पहले प्रकार की संधि है वह है दीर्घ संधि। तो चलिए अब इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाते हैं, अर्थात दोनों के स्थान पर बड़ा स्वर हो जाता है। जैसे पुस्तक जमा आलयः, यहाँ पहले शब्द के अंत में क के साथ अ स्वर है और सामने आ है। अ और आ को मिलकर दोनों की जगह पर आ स्वर बन जाता है, रूप बनेगा पुस्तकालयः। इसी प्रकार कदा जमा अपि, यहाँ पर आ जमा अ की संधि हुई है और दोनों की जगह पर आ स्वर आया है तो रूप बन जाएगा कदापि। कवि जमा ईशः, कवीशः, यहाँ छोटी ई और बड़ी ई की संधि हुई है और बड़ी ई बनी है। गिरि जमा इंद्रः, यहाँ पे र में छोटी ई है, सामने छोटी ई है, दोनों मिलाकर बड़ी ई हो जाती है और गिरीन्द्र बन जाता है। र में बड़ी ई की मात्रा लग जाती है, गिरीन्द्र। सु जमा उक्ति, दोनों छोटे उ की संधि होती है, बड़ा उ बनेगा सूक्ति। भानु जमा उदया, भानुदयः। होत्री जमा ऋकारः, होत्रीकारः। मातृ जमा ऋणम, मातृणम। तो यहाँ पर सभी स्वर हैं और एक समान स्वर हैं, चाहे वो ह्रस्व हैं या फिर दीर्घ हैं, दोनों के स्थान पर केवल मात्र दीर्घ स्वर होकर के रूप हमारा बनेगा। तो यह हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। इसके बाद हमारी दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। उ या बड़ा उ आ जाए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। री आए तो अर होता है, लरी आए तो अल होता है। उदाहरण से समझेंगे। गण जमा ईशः, यहाँ गण के नाम में अ है और सामने ई है। अ और ई दोनों को मिलकर ए हो जाएगा, रूप बनेगा गणेशः। वैसे ही सेम नर जमा इंद्रः, अ और ई मिलकर ए हो गया नरेंद्रः। गज जमा इंद्रः, यहाँ पर भी अ और ई मिलकर के ए बन गया गजेंद्रः। सुर जमा ईशः, यहाँ सुर के र में अ है और सामने बड़ी ई है, दोनों ही मिलकर के ए बन गया सुरेंद्रः। सूर्य जमा उदयः, तो अ और उ को मिलकर ओ बन गया तो सूर्योदयः। यथा जमा उचितम,
यहाँ पर आ और ऊ मिलकर ओ बन गया, यथोचितम। वर्षा जमा ऋतु, यहाँ पर आ और री मिलकर अर बन गया तो वर्षतु बन गया। तब जमा लृकारः, यहाँ अ और री मिलकर के ल बन जाएगा तो हो जाएगा तवल्लकारः। तो इस प्रकार से आपकी यह संधि गुण संधि हो जाएगी। चलिए अगली संधि देख लेते हैं। अगली संधि है हमारे पास वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ होगा, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ होगा, री आए तो आर होगा और लरी आए तो आल हो जाएगा और ये हलंत रहेंगे। उदाहरण से समझेंगे। जल जमा औघ, यहाँ पर जल में ल में अ है और सामने औ है और औ मिल करके औ बन जाएगा तो हो जाएगा जलौघ। एक जमा एकह, यहाँ अ और ए मिलकर ऐ हो जाएगा तो हो जाएगा एकैकः। सदा जमा एव, यहाँ पर आ और ए मिलकर ऐ बन जाएगा, हो जाएगा सदैव। परम जमा औदार्यम, यहाँ पर अ और औ मिलकर औ बन जाएगा, हो जाएगा परमौदार्यम। जल जमा ओघ, यहाँ पर जल के ल में अ है और सामने ओ है और ओ मिलकर के औ हो जाएगा, जलौघ बन जाएगा। दुख जमा रीतः, यहाँ दुख के ख में अ है, सामने री है और री मिलकर के आर बन जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, दुखार्तः बन जाएगा मिलाने पर। पिपासा जमा अरितः, यहाँ पर सा में आ है और सामने री है, दोनों मिलकर आर वृद्धि हो जाएगी और मिलाने पर रूप बनेगा पिपासार्तः। तो इस प्रकार से यह हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। चलिए अब अगली संधि को देख लेते हैं। इसके बाद है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि, अर्थात इस सूत्र के अनुसार इक अर्थात ई उ री री के स्थान पर यण य व र ल हो जाता है। अर्थात यदि ई उ री री ह्रस्व या दीर्घ आ जाए और सामने आपके असमान स्वर आए, अर्थात ई के स्थान पर ई ना होकर कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर य होगा, ऊ के स्थान पर व होगा, री के स्थान पर र होगा और री के स्थान पर ल हो जाएगा। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यदि जमा अपि, यहाँ पर यदि में द में ई है और सामने अ है तो इसलिए ई के स्थान पर य हो जाएगा तो बन जाएगा यद्यपि। अति जमा उत्तमः, यहाँ पर भी ई के स्थान पर य हो गया, मिलाने पर बनेगा अत्युत्तमः। इति जमा अत्र, यहाँ पर ई के स्थान पर यह हो जाएगा, बन जाएगा इत्यत्र। सु जमा आगतम, यहाँ सु में ऊ है और सामने आ है, ऊ और ऊ के स्थान पर व हो जाएगा, स हलंत हो जाता है और रूप मिलाने पर रूप बनेगा स्वागतम। गुरु जमा आज्ञा, यहाँ पर गुरु के र में ऊ है, ऊ के स्थान पर व हो जाएगा और मिलाने पर बन जाएगा गुरुवाज्ञा। मातृ जमा आज्ञा, यहाँ पे री है और सामने आ है तो री के स्थान पर हो जाएगा र, तो मिलाने पर बन जाएगा मात्राज्ञा और ये र जो है हलंत होगा। लरी है जमा आकृति ही, तो लरी के स्थान पर ल हलंत हो जाएगा और मिलाने पर बन जाएगा लाकृति ही। तो इस प्रकार से यह यण संधि हो जाएगी। चलिए अगली संधि देख लेते हैं। इसके बाद है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयव आय आवह। जब प्रथम शब्द के अंत में ए ऐ ओ तथा औ के बाद अ ई आदि कोई स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे हरे जमा ए, यहाँ हरे में र में ए है और सामने भी ए है तो यहाँ पर ए के स्थान पर अय हो जाएगा तो बन जाएगा मिलाने पर हर ये। ने जमा अनम, यहाँ पर ए के स्थान पर अय हो गया, मिलाने पर नयनम। मुने जमा ए, यहाँ पर भी ए के स्थान पर अय हो जाएगा और बन जाएगा मुनये। ये जो अय करेंगे आप, इसका य जो होगा यह वर्ण हलंत होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगला है विनय जमा अकह। यहाँ ऐ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर अय ना होकर आय हो जाएगा और मिलाने पर रूप बन जाएगा विनायकः। ओ जमा अनह, ओ को अब हो जाएगा
तो बन जाएगा पवनः। पो जमा इत्रम, यहाँ पर भी अब हो जाएगा, बन जाएगा पवित्रम। पौ जमा अकः, तो यहाँ पर भी औ के स्थान पर आव हो जाएगा, बनेगा रूप पावकः। तो इस प्रकार से हमारी यह अयादि संधि पूरी हो जाएगी। अगली संधि है हमारी पूर्व रूप संधि। इस संधि में पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदान्तादति। यदि पद के अंत में एंग अर्थात ए ओ के बाद ह्रस्व अ आए तो ए प्लस अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि अर्थात ए एकादेश तथा ओ प्लस अ दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है तथा उसके बाद के अकार का लोप हो जाता है और लोप हुए अ को अपग्रह चिन्ह से अंकित किया जाता है। जैसे वने जमा अत्र, यहाँ वने में न में ए है और सामने अ है, तो ए और अ को ए पूर्व रूप हो गया और साथ में अ को अवग्रह चिन्ह हो गया, बन गया वने अपि। इसी प्रकार से बाकी भी रूप बनेंगे। को जमा अपि को अपि, हरे जमा अव हरे अव, को जमा अस्ति को अस्ति, विष्णु जमा अव विष्णु अव, सो जमा अवदत् सो अवदत्। तो आपको इस संधि में पूर्व रूप करना है और साथ में अ को अवग्रह भी करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद अगली संधि है पररूप संधि। पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम। यदि अकारांत अ उपसर्ग के बाद एंग अर्थात ए ओ स्वर आए तो उनका पररूप एकादेश हो जाता है, अर्थात जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले पद के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए, जैसे उपजमा एजते अ से परे ए है तो इसके स्थान पर पर रूप अर्थात परे वाला रूप ए हो जाएगा, बन जाएगा उपेजते। अ और ए को मिलकर दोबारा ए हो गया, उपेजते बन गया। अजमा ए इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, इसे ही पर रूप संधि कहते हैं। यह पर रूप संधि वृद्धि संधि का अपवाद है, क्योंकि वृद्धि संधि में भी अ से परे ए आए तो ऐ होता है, परंतु यहाँ पे बोला गया है यदि जो शुरू का जो शब्द है वह यदि उपसर्ग से युक्त हो तो फिर उस पर वृद्धि संधि नहीं होती है, वहाँ पर रूप संधि हो जाती है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, उपजमा एहि उपेहि, उपजमा एजते उपेजते, प्रजमा ओष्टि प्रोष्टि, उपजमा ओष्टि उपोष्टि, अवजमा ओष्टि अवोष्टि। तो इस प्रकार से यह पर रूप संधि हो जाएगी। इसके बाद जो अगली संधि है वह है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का सूत्र है प्लुत प्रक्रिय अचि नित्यम। प्रकृति भाव का अर्थ है संधि ना होकर संधि का निषेध करना, अर्थात यहाँ पर संधि को रोका जाता है। प्रकृत वर्णों में परिवर्तन ना करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। वास्तव में यह संधि का भेद ना होकर संधि का अभाव ही है, क्योंकि यहाँ संधि का नियम लागू होने पर भी संधि कार्य नहीं करती। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह्य संज्ञक हो और उसके बाद अच आता हो तो प्लुत और प्रगृह्य वर्णों का संधि ना होते हुए प्रकृति भाव होता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है एहि कृष्ण अत्र गौश चरति। यहाँ पर कृष्ण के बाद जो आप 3 की तरह अंक देख रहे हैं यह प्रगृह्य संज्ञक होने का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण जो शब्द का अ है यह त्रिमात्रिक शब्द है, इसलिए यह दूर से आवाज़ लगाने के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण के अ और अत्र के अ में दीर्घ संधि नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर प्रकृति भाव संधि होगी। यहाँ पर अ जमा अ में दीर्घ संधि नहीं हुई है, क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में अ प्लुत है। तो इसके 2 नियम आप इस प्रकार से आगे देख सकते हैं। इसका पहला नियम है इदु द्विवचनम प्रगृह्यम, अर्थात इदंत उदंत और इदंत यदि ये द्विवचन रूपों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। यदि ऐसे शब्द जो द्विवचन वाले हों और जिनके अंत में ई उ या ए होता है उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, और उसके बाद अच आने पर भी किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती। जैसे कवि जमा इच्छतः, यहाँ पे कवि के व में बड़ी ई है और सामने ई है, यहाँ दीर्घ संधि हो जानी थी और कविच्छतः बनना था, परंतु कवि जो शब्द है यह द्विवचनांत है, इसलिए
यहाँ पर दीर्घ संधि ना होकर प्रकृति भाव संधि होगी। तो प्लस का इंसान आप हटा देंगे तो बन जाएगा कवि इच्छतः। इसका जो दूसरा नियम है अदसोमात, अदस शब्द के म के बाद ई या उ आए तो वहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है और वहाँ पर भी किसी प्रकार की संधि नहीं होती, उसका निषेध होता है और प्रकृति भाव संज्ञा या संधि हो जाती है। जैसे अमी जमा ईशा, अमी ईशा, हरि जमा एतौ, हरि एतौ, कवि जमा आगस्तः, कवि आगस्तः, विष्णु जमा इमौ, विष्णु इमौ, लते जमा इमे, लते इमे, बालिके जमा आगच्छतः, बालिके आगच्छतः। तो इस प्रकार से हमारे या स्वर संधि के 8 भेद हो जाते हैं। चलिए इसे एक बार पुनः देख लेते हैं। संधि, संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है मेल। संधि कितने प्रकार की होती है? संस्कृत भाषा में 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? संस्कृत भाषा में स्वर संधि 8 प्रकार की कही गई है, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो यह हमने आज विस्तार पूर्वक समझा। उम्मीद है आप लोगों को संधि के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी और आपको संधि का यह प्रकरण समझ भी आ गया होगा। यदि फिर भी आपको संधि के विषय में कोई डाउट हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि उन विद्यार्थियों का भी संधि के विषय में कंसेप्ट क्लियर हो सके। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।